नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च की है रेलवे की जीएस की बुक 7100 नाम से आती है पिनेकल की 7100 एमसीक्यू। इसका थर्ड एडिशन है, वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों में आती है अब तक के। और ये चैप्टर वाइज किताब है। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, जो हाल फिलहाल में हुए, सारे के सारे एग्जाम इसमें कवर कर दिए गए हैं। सितंबर अक्टूबर तक जितने भी आंसर की वगैरह आ गई थी वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो थोड़ा और बता देता हूं और मैं आपको इंडेक्स भी बताऊंगा। 30 पेजेस जिसमें एक्सट्रैक्ट है, इंडेक्स भी है, और किस तरह से क्वेश्चन को हमने रखा है और उसके एक्सप्लेनेशन किस तरह की है उससे आप वो देख पाएंगे। तो वो जरूर आप देख लें पहले। और पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर ये 30 पेज आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है उस पर्टिकुलर किताब का। ठीक है, तो ये देखिए। और आपको मिलेगी कहाँ पे ये किताब? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पर ये बुक आपको मिलने वाली है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है। चैप्टर वाइज किताब है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया गया है इसमें। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग होती है। और ये जो पिनेकल की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी की पूरी, इससे आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स का आखिर में क्यूआर कोड आपको मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आ जाता है स्टैटिक जीके का डिटेल में कि ये किस तरह के चैप्टर इसमें कवर किए गए। ये देखो पूरा स्टैटिक जीके का इसमें कवर कर दिया गया है। ठीक है, किस तरह से रेलवे के एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री देखिए, फिर मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी के किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के जो क्यूआर कोड के रूप में आपको मिलेगा। अब देखिए, जैसे स्ट्रेटेजी की है, डांस का क्वेश्चन है, डांस पहला चैप्टर है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द जैगर डांस फॉर्म हैज इट्स प्राइमरी रूट्स। एनटीपीसी का जो अगस्त में हुआ था, जो नवंबर अभी हाल फिलहाल में सितंबर अक्टूबर में आंसर किया है, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसी से देख सकते हैं कि पूरी लेटेस्ट किताब है ये। ठीक है, और क्वेश्चन के नीचे ही होता है और पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी होती है। अगर आप ये जानकारी भी आप पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी की किताबें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। तो आप बार बार रिवीजन इसी किताब को करते जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पता चल गया किस तरह से पिनेकल का कंटेंट होता है और लेटेस्ट कंटेंट है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। इस किताब को आपके पास जरूर होनी चाहिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome on Pinnacle Publication. I am Suresh Dubey. Today I discuss about geography of Railway General Study. Pinnacle Publication की तरफ से रेलवे जनरल स्टडी के प्रिपरेशन हेतु हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। इस बुक में 7100 प्लस क्वेश्चन का कंपाइलेशन चैप्टर वाइज ऑर्डर में अरेंज किया गया है। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। तो आप लैंग्वेज की सुविधा के अनुसार हिंदी या इंग्लिश मीडियम के बुक को प्रेफर करें और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, जिससे आप एग्जाम को सहजता से कंप्लीट कर सकें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग देखा जाए जनरल स्टडी में हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के साथ साथ ज्योग्राफी के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का आज पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है जिस पर आज डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, यह ज्योग्राफी का पहला जो सेगमेंट है यह है सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लेनेट, अर्थात सौरमंडल और उसके ग्रह के संबंध में क्वेश्चन यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, which theory suggested that planets were formed out of a cloud of material surrounding a young sun। कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था के चारों ओर मौजूद पदार्थों के बादल से हुआ है। ऑप्शन यहां पर लिखा गया है, इसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन मेंशन किया गया है, इसे कहा जाता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस,
युग्म तारा परिकल्पना। यहां पर थर्ड ऑप्शन लिखा गया है, दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। और लास्ट में लिखा गया है बिग बैंग थियरी, अर्थात बिग बैंग के द्वारा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो आंसर तो हो जाएगा नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या हो जाएगा? नेबुलर हाइपोथेसिस। वैसे देखा जाए जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम की ओरिजिन के संबंध में दो प्रकार की हाइपोथेसिस विद्यमान है। एक है जो है सिंगल तारा के संबंध में है, और एक है बाइनरी स्टार थियरी। जो हमारा कह सकते हैं सिंगुलर थियरी है, सिंगुलर थ्योरी में देखा जाए तो लाप्लास महोदय का और कांट का सिद्धांत आता है, और उसी में आपका है वायव्य रास की परिकल्पना, और एक है निहारिका की परिकल्पना। वायव्य रास की जो परिकल्पना है वह आपके कांट महोदय की है, और निहारिका की जो परिकल्पना है यह आपके लाप्लास महोदय की है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है सी। अगर आप बिग बैंग की थियरी की बात करें तो इसके हैं जॉर्ज लेमेंतेयर। क्या है? ये है जॉर्ज लेमेंतेयर। और जॉर्ज लेमेंतेयर महोदय जो हैं, इन्होंने बिग बैंग थियरी का प्रतिपादन किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। किसके विषय में? कि हमारे ब्रह्मांड का वर्जन कैसे हुआ है। और नियर अबाउट अगर देखा जाए हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, बहुत सारे कैलकुलेशन में मिलाया जाता है कि लगभग 15 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। और अगर हमारे सन की बात किया जाए तो सन का लगभग यहां पर आता है 5 बिलियन ईयर्स एगो। कितना है? 5 बिलियन ईयर एगो हमारे सन का कह सकते हैं वर्जिन हुआ है। और इस बेसिस पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी, अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस। किसने दिया है? तो इनका नाम है लाप्लास महोदय। क्या नाम है? इनका नाम है लाप्लास महोदय। तो लाप्लास महोदय के द्वारा इस थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर प्रॉपरली रीड करेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, विथ रेफरेंस टू स्पेस साइंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव इवन वन मून। कह रहा है अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। यहां पर ऑप्शन दिया है वीनस एंड मरकरी, फिर लिखा है जुपिटर एंड सैटर्न, फिर लिखा है नेपच्यून एंड मंगल्स, फिर लिखा है यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो आंसर हो जाता है अर्थात वीनस एंड मरकरी। सिंपल है, शुक्र और बुध। जो अगर देखा जाए हमारा अगर सन यहां पर है तो सन से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है सबसे पहले आपका कौन मिलता है? बुध मिलता है, फिर कौन मिलता है? शुक्र मिलता है। तो यहां पर मरकरी है, फिर वीनस है, और फिर आता है अर्थ है। कौन है? अर्थ है। फिर यहां पर आता है मार्स है, मंगल है, फिर यहां पे आता है जुपिटर है, फिर आता है सैटर्न है। कौन है? सैटर्न है। फिर यहां पर आता है यूरेनस है। क्या है? यूरेनस है। और फिर लास्ट में आता है नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून है। इस बेसिस पर केवल दो ऐसे हमारे पास प्लेनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, और एक आपका है मरकरी और एक आपका है वीनस। मरकरी के पास अर्थात बुध के पास कोई ग्रह नहीं है, और वीनस के पास भी कोई ग्रह नहीं है। जबकि अगर आप देखें पृथ्वी के पास भी आपको ग्रह मिलता है, मंगल के पास भी मिलता है, जुपिटर के पास है, सैटर्न के पास है, यूरेनस और नेपच्यून। करंट स्टेटस देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आपके सैटेलाइट हैं वह आपके सैटर्न के पास हैं, और जुपिटर हमारे सेकंड हाईएस्ट सैटेलाइट को होल्ड करता है। और जो अर्थ है इसके पास कितने सैटेलाइट हैं वर्तमान में? केवल 1 है। तो इस बेसिस पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा ए। सेम कंडीशन है अगर हम मरकरी और वीनस की बात करें तो इनको सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सुबह प्लस शाम का तारा भी कहा जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं? तो उनका नाम है बुध और शुक्र। सबसे पास में कौन है? सन के बुध है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है? शुक्र है, और थर्ड प्लेस पे कौन है? पृथ्वी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी केयरफुली रीड करते हैं। आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज। कह रहा है सूर्य की चमकती सतह को, क्या सूर्य की चमकती सतह को हम लोग क्या रूप देते हैं या क्या नाम देते हैं? इसका ऑप्शन दिया है। इसे कहते हैं फोटोस्फीयर, इसे कहते हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर, और इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम देखें आंसर, तो आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर। क्या हो जाएगा? फोटोस्फीयर।
यहां पर अगर हम देखें एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का जो रिलेशन है यह पृथ्वी से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पृथ्वी से। किससे है? पृथ्वी से है। सेम अगर लिथोस्फीयर की बात करें तो इसका भी संबंध किससे है? इसका भी संबंध है पृथ्वी से। हाँ, अगर क्रोमोस्फीयर की बात करें तो इसका संबंध किससे है? सन से है। किससे है? सन से है, वर्णमंडल जिसको हम लोग कहते हैं। अगर सन के संदर्भ में हम देखें तो सन के बेसिस पर भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर जिस प्रकार से आप पृथ्वी की देखते हैं उसी प्रकार हमारा सन भी है। सन का भी एक होता है कोर होता है। क्या होता है? कोर। एक होता है रेडिएटिव जोन। क्या होता है? रेडिएटिव जोन। और एक होता है कन्वेक्टिव जोन। क्या होता है? कन्वेक्टिव जोन। इसी टाइप से जैसे पृथ्वी में होता है कोर है, मेंटल है और आपका क्रस्ट है, सेम टाइप से सन में होता है कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन है। और आफ्टर दैट सन का एटमॉस्फेयर शुरू होता है। लेकिन सन का जो यह आउटर पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। अर्थात यह आपका है, इसी को कहते हैं हम लोग फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोटोस्फीयर। और फिर आपका जो सेकेंड लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। और इसी टाइप से लास्ट में मिलता है कोरोना। क्या मिलता है? कोरोना। चलिए, तो इन सब पॉइंटों को भी आपको रिमेंबर करना है कि लिथोस्फीयर आपका किसका संबंध है? अर्थ से है। एटमॉस्फेयर किससे है? यह आपके अर्थ से है। बट क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर का रिलेशन किससे है? सन से है। और रेडिएटिव जोन का भी संबंध किससे है? सन से है। कन्वेक्टिव जोन का संबंध किससे है? सन से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज, आकाश गंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? आपको बताना है कि जो हमारी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा के निकटतम जो सर्पिल गैलेक्सी है कौन सी है? वैसे अगर आप देखें हमारे जो यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स में नियर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी है। हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है? यूनिवर्स में अगर आप देखें नियर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी। कितनी है? 100 बिलियन गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में नियर अबाउट 100 बिलियन स्टार है। ये भी आपको क्लियर रखना है। एक गैलेक्सी में अगर आप देखेंगे तो आपके 100 बिलियन स्टार हैं। कितने स्टार हैं? 100 बिलियन। तो यहां पे कह रहा है कि जो गैलेक्सी है, इसी गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा, अर्थात जो हमारी मिल्की वे है। कौन सी? हमारी मिल्की वे है, जिसका पार्ट सन है। उस सन के सबसे नियरेस्ट की गैलेक्सी का क्या नाम है? तो इसका नाम है सूर्य पुष्प गैलेक्सी, इसका नाम है एंड्रोमिडा गैलेक्सी, इसका नाम है पिनव्हील गैलेक्सी, इसका नाम है बाउनी गैलेक्सी। तो करेक्ट आंसर है, इसका नाम है एंड्रोमिडा गैलेक्सी। क्या नाम है? एंड्रोमिडा गैलेक्सी। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। एंड्रोमिडा गैलेक्सी जो है यह हमारी आकाशगंगा के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी के रूप में जानी जाती है। सो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी केयरफुली हम लोग पहले रीड करेंगे और आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई यहां पर करते हैं। क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, नेक्स्ट जो है, द रीजन वेयर ऑल ऑफ द लाइट्स फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह कहलाता है पेनम्ब्रा, उसे कहते हैं शैडो, उसे कहते हैं दैट इज अंतम्ब्रा, और उसे कहते हैं अम्ब्रा। क्या कहते हैं? अम्ब्रा। तो बेसिकली यहां पर एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पीनम्ब्रा। अम्ब्रा जो होता है यह मेन शैडो रीजन होता है। क्या होता है? मेन शैडो रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं अम्ब्रा, और अम्ब्रा के चारों तरफ का जो उपछाया क्षेत्र होता है उसे कहते हैं पीनम्ब्रा। क्या कहते हैं? पीनम्ब्रा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होता है यह होता है अम्ब्रा। अगर सपोज दैट यहां पर सन है, क्या है? यहां पर सन है और यहां पर है पृथ्वी और यहां पर है मून। क्या है? मून। तो यहां पर जो प्रकाश पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया, जहां पर प्रकाश ना आ सके, या तो हो गया अम्ब्रा। क्या हो गया? अम्ब्रा। और इसके चारों तरफ के जो पेरीफेरी के सेक्शन होते हैं, कौन से सेक्शन होते हैं? जो पेरीफेरी का सेक्शन ए वाला, यह आपका क्या कहलाता है? यह कहलाएगा पीनम्ब्रा। क्या कहलाएगा? पीनम्ब्रा। तो एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पीनम्ब्रा।
तो यहां पर बेसिकली जो आंसर है, यह आंसर होगा अम्बरा, जो मेन छाया का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह बेसिकली जब आप ग्रहण की बात करते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो उस कंडीशन में आपके अम्बरा और पिनम्बरा को हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, पुलिंग ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनली इन द सेम डायरेक्शन बाय द सन एंड द मून कॉजेज। कह रहा है सूर्य और चंद्रमा द्वारा, क्या सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वीय रूप से खींचने का कारण बनता है। अर्थात जब पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, तो इस दौरान जो ज्वार आते हैं या भाटा आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कह रहा उसे कहा जाता है स्प्रिंग टाइड, उसे कहा जाता है हाई टाइड, उसे कहता है निप टाइड, और उसे कहते हैं लो टाइड। क्या कहते हैं? लो टाइड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो इसे कहते हैं हम लोग बसंत ज्वार, या इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। बेसिकली जब सन, मून और अर्थ, सपोज दैट ए सन है, यह आपका अर्थ है, और इधर आपका है मून, यह तीनों जब लीनियर होते हैं, क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। तो इस पोजीशन में पृथ्वी पर जो ज्वार आते हैं, चाहे वह आपके प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यह दोनों ज्वार जो होते हैं मैक्सिमम हाइट के होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं स्प्रिंग। क्या कहते हैं? स्प्रिंग। और यह जो होता है नॉर्मल ज्वार से नियर अबाउट 20% ज्यादा ऊंचा होता है। नॉर्मल ज्वार से कितना ऊंचा होता है? लगभग 20% हाई होता है। और सेम कंडीशन अगर आप देखें, यह आपका चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, अगर मून यहां पर आ जाता, मून अगर यहां पर रहता, तो यह कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है? अमावस्या। और यह जो कंडीशन है यह कहलाती है पूर्णिमा। तो चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, दोनों के दौरान जो ज्वार आते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड नॉर्मल टाइड से लगभग 20% हाई होता है। सेम जब मून यहां पर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अष्टमी। क्या कहते हैं? अष्टमी। तो अष्टमी के दौरान जो यहां पर ज्वार आता है, यह ज्वार नॉर्मल ज्वार से बहुत कम ऊंचा होता है। इसको हम लोग कहते हैं निप टाइड। क्या कहते हैं? निप टाइड। तो निप टाइड जो है यह बेसिकली कब देखा जाता है? अष्टमी में। तो जब अष्टमी आती है तब आते हैं निप टाइड, जो नॉर्मल टाइड से नियर अबाउट 20% छोटे होते हैं। तो इस कंडीशन में जो करेक्ट आंसर हो जाता है यह हो जाएगा दैट इज ए स्प्रिंग टाइड। और निप टाइड कब आते हैं? तो आपके निप टाइड आते हैं अष्टमी को। कब आते हैं? अष्टमी को। और यह कब आते हैं? तो यह पूर्णिमा को और अमावस्या को आते हैं। कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी केयरफुली पहले रीड करेंगे, आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। लिखा गया है व्हाट इज हीट बजट, अर्थात ऊष्मा बजट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ऊष्मा बजट के सेंस में यहां पर ऑप्शन जो लिखा गया, इसको केयरफुली पढ़िए। लिखा गया है द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द आउटगोइंग हीट इन द फ्रॉम रेडिएशन। कह रहा है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच के संतुलन को हम लोग हीट बजट कहते हैं। चलिए पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय विकिरण को ऊष्मा बजट कहते हैं। थर्ड ऑप्शन लिख रहा है सोलर रेडिएशन। और लास्ट लिख रहा है द बैलेंस बिटवीन द आउटगोइंग हीट ऑफ द सन एंड द इनकमिंग हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, अर्थात सूर्य की निर्वर्तमान ऊष्मा और आने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो यहां पर अगर देखें, जो करेक्ट आंसर है ये तो होगा पहला। बेसिकली यहां पर होता क्या है कि अगर आपकी यहां पर है पृथ्वी, क्या है? ए है पृथ्वी, और यहां पर है सन। क्या है? सन। तो सन से जो एनर्जी आती है इसको कहते हैं हम लोग इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन, अर्थात इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होता है। यह अर्थ की तरफ आता है। तो यहां पर पृथ्वी को जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा होती है यह हो गया, और फिर जब पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करती होती है तो यहां से ऊष्मा निकलता है, जिसको कहते हैं हम लोग पार्थिव विकिरण, या जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहते हैं? ये होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहां पर
जो इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का एक बैलेंस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मा बजट। यहां पर वही लिखा गया है, द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द आउटगोइंग हीट इन द फ्रॉम रेडिएशन। तो जो सन से एनर्जी आई और जो पृथ्वी से एनर्जी गई, इन दोनों के बीच के संतुलन को हम लोग कहते हैं ऊष्मा बजट। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपर केयरफुली हम लोग रीड करेंगे, आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर ऑप्शन जो लिखा गया है द वर्ड कॉमेट्स कम फ्रॉम द एंशिएंट वर्ड व्हिच मीन्स लॉन्ग हेयर्ड स्टार। कह रहा है धूमकेतु शब्द, क्या धूमकेतु जो शब्द है प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबे बालों वाला तारा कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो धूमकेतु शब्द प्राचीन, फिर यहां पर फिलअप करना है, शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला तारा। यहां पर ऑप्शन दिया है, यह ग्रीक टर्म है, यह जर्मन शब्द है, यह फ्रेंच शब्द है, यह लैटिन शब्द है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए यह एक ग्रीक शब्द है, अर्थात यह एक यूनानी शब्द है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि एक बर्फीला, ध्यान रखिएगा, एक बर्फीला छोटा आकाशीय पिंड है और यह बर्फ से बना हुआ है। तो जब सन के करीब यह पहुंचता है या सन के करीब से जब गुजरता है तो सन के द्वारा जब हीट को प्राप्त करता है तो बर्फ यहाँ पे पिघलने लगती है और बर्फ के पिघलने से यहाँ से जो भाप निकलती है उसी भाप से एक इसकी पूंछ जैसी आकृति बनती है और इसी के आधार पर इसको हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर रखिएगा, इसे हम लोग लंबे बालों वाला तारा भी कहते हैं और यही आपका क्या है? धूमकेतु है। एक है हैली धूमकेतु। क्या है? हैली धूमकेतु। इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है। एक धूमकेतु जिसका नाम है हैली, हैली भी एक धूमकेतु है। यह जो पहले देखा गया है, अर्थात पहली बार तो कहेंगे 1986 में इसको देखा गया था और जब आगामी देखा जाएगा, मतलब फ्यूचर में देखा जाएगा 2061 में। आगामी कब इसको देखा जाएगा? तो आगामी 2061 में इसको फिर से देखे जाने की संभावना है हैली धूमकेतु की। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग केयरफुली पहले रीड करेंगे और आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई यहां पर करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा गया है काफी बेहतरीन है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। कह रहा है हमारा सौरमंडल, क्या हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का हिस्सा है। यहां पर लिखा है यह मिल्की वे का पार्ट है। किसका है? मिल्की वे का। फिर लिख रहा है बोदेश का है, त्रिकोणीय है और लिखा है एंड्रोमेडा का है। किसका पार्ट है? एंड्रोमेडा का पार्ट है। तो आपको बताना है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है किस गैलेक्सी का पार्ट है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है यह मिल्की वे का पार्ट है, अर्थात यह आकाश गंगा का पार्ट है। तो जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है आकाश गंगा और उसी आकाश गंगा का एक सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे। तो बेसिकली हम लोग आकाश गंगा मिल्की वे दोनों साइनोनिमसली यूज करते हैं, अर्थात पर्यायवाची के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है मिल्की वे, जिसका पार्ट है हमारा सन। और मिल्की वे देखा जाए यह एक स्पाइरल शेप का कह सकते हैं, एक इस टाइप से बना हुआ है, अर्थात एक गैलेक्सी है जो स्पाइरल शेप की बनी है जिसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। कितनी हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। जिस भी दिशा से देखेंगे आपको कितनी भुजा नजर आएगी? 3 भुजा नजर आती है। और इसी की मध्य वाली भुजा पर, किस पर? ये जो मध्य वाली भुजा है, इसी मध्य वाली भुजा पर आपको सन नजर आता है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन द लूनर इक्लिप्स अकर्स। निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अर्थात पहला चतुर्भुज में, फिर कह रहा है न्यू मून पे, फिर कह रहा है फुल मून पर, फिर लिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, अर्थात जो तीसरा चतुर्भुज होता है। करेक्ट आंसर देखा जाए तो यह जो फुल मून होता है, अर्थात पूर्णमासी होता है, पूर्ण चंद्र होता है, उसी दौरान देखा जाता है। बेसिकली अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें तो आप समझिए यहाँ पर होता है सन, यहाँ पर होती है हमारी पृथ्वी और इसके चारों तरफ घूमता है मून।
तो जब मून यहां पर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं फुल मून। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फुल मून, और यह कहलाता है पूर्णिमा। और यही मून जब घूमते घूमते ऐसे इस तरफ आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। और जब यहां पर होता है तो यह कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? यह कहलाता है पहला आपका चतुर्भुज होता है। और जब इधर आ जाता है तो कहलाता है तीसरा। क्या कहलाता है? यह कहलाता है तीसरा। और इस बेसिस पर चंद्रमा ऐसे घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ। तो जो फुल मून होता है, इस समय जो ग्रहण लगता है, इसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। और इस दौरान जो ग्रहण लगता है, इसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। तो इस बेसिस पर अगर करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर आपका मिल जाता है सी। क्या मिलेगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग रीड करके फिर आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय द मून टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। कह रहा है चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगते हैं। यहां पर लिख रहा है 20 डेज अर्थ का, फिर लिख रहा है 25.6 अर्थ डे, फिर कह रहा है 29.8 अर्थ डे, फिर लिख रहा है 27.3 अर्थ डे। तो बेसिकली चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में जितना समय लगता है, अगर मान लेते हैं यहां पर है हमारी अर्थ, तो अर्थ के चारों तरफ ऐसे चंद्रमा घूमता है, और चंद्रमा अपने एक्सिस पर भी घूमता है। चंद्रमा को अपने एक्सिस पर घूमने में और चंद्रमा को पृथ्वी के सापेक्ष चारों तरफ घूमने में समान समय लगता है, दोनों में सेम समय। चाहे ऑर्बिटल आप टाइम पीरियड देखें, चाहे एक्सियल टाइम पीरियड देखें, दोनों ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का चाहे ऑर्बिटल देखें, क्या देखें? ऑर्बिटल देखें, ऑर्बिटल टाइम, या आप देखें जिसको कहते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं? एक्सियल टाइम। दोनों टाइम यहां पर सेम लगता है। तो दोनों टाइम कितने हैं आपके? हैं यहां पर 27 दिन हैं, और लगता है यहां पर 27 दिन लगभग 7 घंटे हैं। कितना है? 27 दिन 7 घंटे। तो इस प्रकार से नियर अबाउट आपका मिलता है लगभग 27.3 दिन का टाइम लगता है। अर्थात इतने ही दिन में चंद्रमा अपने एक्सिस पर और इतने ही दिन में चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ घूम लेता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग रीड करेंगे, और आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, अपहेलियन अकर्स रेयरली। कह रहा है उपसौर घटना कब होती है, आपको बताना है। अपसौर की घटना कब घटित होती है, अपहेलियन। तो यहां पे कह रहा है जनवरी, दिसंबर, जून और जुलाई। तो बेसिकली यह जो आंसर है, यह आंसर तो है जुलाई का। किसका है? जुलाई का। ना जनवरी, ना दिसंबर, ना जून, ना कुछ। और जुलाई में भी क्या है? ए है 4 जुलाई। क्या है? 4 जुलाई है। बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना होता है कि पृथ्वी के परितः जो चंद्रमा जो सन है, अगर इसको हम देखें यहां पर एक अलग से हम शेप यहां पर ले लेते हैं। यह आपका शेप है, एक इलिप्टिकल शेप है। कैसा है? इलिप्टिकल शेप है, और इसके किसी एक प्लेस पर स्थित होता है सन, और पृथ्वी चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी घूमते घूमते एक समय होता है जब सन से काफी नियर डिस्टेंस पर होती है, और एक समय होता है जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है। तो जब मिनिमम डिस्टेंस पर होती है, ये है मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। और एक होता है मिनिमम। क्या होता है? एक होता है मिनिमम। मिनिमम जो डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं हम लोग उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और इसको कहते हैं हम लोग अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और अपसौर को हम लोग कहते हैं अपहेलियन। क्या कहते हैं? अपहेलियन। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग अपहेलियन, और इसको हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी जब सन के काफी, यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि अपसौर। अपसौर का मतलब क्या है? अपहेलियन, अर्थात बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस की जो कंडीशन यहां पर मिलती है, यह मिलती है 4 जुलाई को। कब मिलती है?
ये है 4 जुलाई को, और यह जो टाइम मिलता है यह मिलता है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी मिनिमम डिस्टेंस है और 4 जुलाई मैक्सिमम डिस्टेंस है। सो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 जुलाई, या जुलाई में मैक्सिमम डिस्टेंस है अर्थात अपसौर है, अर्थात अपहिलियन की कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो मेंशन किया गया है इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लिखा गया है द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन लिखा गया है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को लिखा जाता है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी। क्या लिखा जाता है? यहाँ पर ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव विज्ञान। इसे कहा जाता है दैट इज एटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति विज्ञान। इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। इसे कहते हैं एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। तो करेक्ट आंसर है इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान में हम लोग खगोलिकी संबंधी गतिविधियों की डिस्कशन करते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो अलग अलग प्रकार से मूव करते हैं, उन सबको हम लोग स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम रीड करें प्रॉपरली तो क्वेश्चन काफी बेहतरीन लिखा गया है। क्वेश्चन है द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड। कह रहा है कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, क्या चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कहलाते हैं। आपको बताना है कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है गैलेक्सी, जियोइड, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड। बेसिकली सूर्य के चारों तरफ की बात किया जा रहा है। आकाशगंगा सूर्य के चारों तरफ, बल्कि आकाशगंगा का एक पार्ट सन है। तो ऐसी कंडीशन में या तो इनकरेक्ट हो जाता। और जियोइड क्या है? पृथ्वी का शेप है, पृथ्वी की जो आकृति है अर्थात पृथ्वी का जो शेप है यह शेप आपका जियोइड शेप है। पृथ्वी का जो शेप है कैसा है? पृथ्वी का जो शेप है यह जियोइड शेप है। और एस्ट्रॉयड और उल्का पिंड के संबंध में देखा जाए तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उल्का पिंड। क्या हो जाएगा? उल्का पिंड। मेट्रॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े के रूप में अरेंज होते हैं। इस बेसिस पर करेक्ट आंसर क्या होता है? मेटियोराइड होते हैं अर्थात उल्का पिंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग प्रॉपरली पहले रीड करेंगे फिर आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है व्हिच ऑप्शन कैन बेस्ट डिस्क्राइब इक्विनॉक्स। कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? आपको बताना है कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है। तो कह रहा अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। फिर कह रहा है नॉर्थ पोल इज टिल्ड टुवर्ड सन, कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। फिर कह रहा है नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ड टुवर्ड सन, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन लिख रहा है साउथ पोल इज टिल्ड टुवर्ड सन, कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। सो बेसिकली अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर मिल जाता है आपका सी वाला, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ड टुवर्ड सन, अर्थात कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें तो क्लेरिफाई का तात्पर्य बहुत बेसिक है। यहां पर आप देखिए, यह अगर हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी का हमारा इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर है। और यहां पर है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और यहां पर देखें तो ये है 23.5 डिग्री साउथ है। सन हमारा इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ तथा 23.5 साउथ तक मूव करता है। तो जब सन यहां पर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स की दो कंडीशन है, एक तो यहां पर होता है और फिर जब सन यहां से इस प्रकार से ऐसे जाता है, फिर सन ऐसे रिटर्न आता है, फिर यहां पर सन पहुंचता है और फिर सन ऐसे धीरे धीरे इधर मूव करता है, फिर ऐसे, अर्थात यह ऐसे घूमता रहता है। तो जब सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है तो नॉर्थ वाला पोल टिल्ट करता है सन की समय,
और जब हमारा सन साउथ पोल में रहता है तो साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड रहता है, बट जब सन इक्वेटर पे रहता है तो कोई भी पोल टिल्ड नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर जो हो जाता है यह हो जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में सन के तरफ कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता है। तो यहां पर आंसर जो हो जाता है करेक्ट ये हो जाता है सी वाला, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड सन, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। चलिए अगर ये टाइम पीरियड आप देखें तो यह जो टाइम पीरियड मिलता है यह आपका है मार्च का है, क्या है, मार्च है। यह टाइम पीरियड होता है जून का, यह टाइम पीरियड भी आपका होता है सितंबर का, यह टाइम पीरियड होता है दिसंबर का। तो इसको भी आप रिमेंबर करें कि सन किस टाइम पीरियड पर कहां पर विद्यमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी केयरफुली हम लोग रीड करेंगे, फिर आंसर को आइडेंटिफाई यहां पर करेंगे। क्वेश्चन जो लिखा गया है, नेम द एक्सप्लेनेटेड व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ प्रेटी क्लोज क्वेश्चन ऑफ अर्थ एंड इज आल्सो नोन एज अर्थ 2। कह रहा है उस एक्सोप्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का करीबी चचेरा भाई के रूप में जाना जाता है और इसे अर्थ 2 के रूप में भी जाना जाता है। इसे अर्थ 2 के रूप में भी जाना जाता है। इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं यूरोपा 31, इसे कहते हैं नेपच्यून, इसे कहते हैं केपलर्स 452p, इसे कहते हैं प्लूटो। तो अगर देखें तो यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस काफी बेस्ट ऑप्शन है। अगर प्लूटो की बात करें तो यह एक कह सकते हैं बौना ग्रह है। कैसा है? बौना ग्रह है, तो यह तो आंसर होगा नहीं। फिर नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून आपका सबसे लास्ट का सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पास का जो है मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे लास्ट में है। यूरोपा जो है, यह यूरोपा आप देखेंगे यह जुपिटर का एक सैटेलाइट है। किसका है? जुपिटर का, बृहस्पति का एक सैटेलाइट है। तो यह भी तो आपका आंसर नहीं होगा, बचा केवल आपका ही सी वाला। तो करेक्ट आंसर क्या है? यहां पर है केपलर्स 452b। इसी को हम लोग पृथ्वी का चचेरा भाई या इसी को हम लोग अर्थ 2 के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग प्रॉपरली रीड करेंगे, फिर आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा गया है, व्हाट इज द स्पीड एट व्हिच द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? आपको बताना है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है। ऑप्शन जो लिखा गया है काफी बेहतरीन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कितनी तीव्र गति से चक्कर लगाती है। तो कह रहा 55,000 माइल्स पर आवर, 67,000 माइल पर आवर्स, फिर कह रहा 20,000 माइल पर आवर, फिर लिख रहा 47,000 माइल पर आवर। तो करेक्ट आंसर यहां पर है 67,000 माइल पर आवर की स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इस स्पीड से 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करती है, और पृथ्वी सन के चारों तरफ इलिप्टिकल शेप में अर्थात दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। किस पर? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, और इसका जो तल होता है वह क्षैतिज तल होता है। सो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज बी, 67,000 माइल पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग केयरफुली रीड करेंगे, फिर आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, विच प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्या? किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका नाम है मार्स, मंगल, चंद्रमा, वेनस और कार्ला। तो यहां पर करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो यहां पर जो आंसर मिलेगा, देखिए यहां पर मंगल भी आता है और शुक्र भी आता है, लेकिन आंसर जो है यह आपका शुक्र का है। शुक्र को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आकृति, जो शेप आपके पृथ्वी का है नियर अबाउट वही शेप आपके शुक्र का भी है। मंगल को हम पृथ्वी के सदृश कहते हैं। मंगल को पृथ्वी के सदृश इसलिए कहते हैं, यह पृथ्वी के सदृश है। कैसा है? सदृश है। सदृश इस बेसिस पर है
कि जितने टाइम पीरियड में पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम जाता है, लगभग उतने ही टाइम में मंगल भी अपने एक्सिस पर घूम जाता है। जितना झुकाव पृथ्वी का अपने एक्सिस पर है, उतना ही झुकाव मंगल का अपने एक्सिस पर है, इसलिए मंगल को पृथ्वी के समान मान लेते हैं, पृथ्वी के सदृश लगता है। लेकिन जुड़वा, अगर हम बहन की बात करें या जुड़वा ग्रह की बात करें, या यहां पर हम बात करें ट्विन सिस्टर की बात करें, तो उसमें आपका पृथ्वी के साथ शुक्र आता है, क्योंकि दोनों का आकार लगभग समान है। यहां पर आंसर जो हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी केयरफुली हम लोग रीड करेंगे, फिर आंसर को आइडेंटिफाई यहां पर करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगर इसको हम देखें, पहला स्टेटमेंट लिखा है द सोलर सिस्टम इज 2.3 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थात हमारा सौरमंडल लगभग 2.3 अरब वर्ष पुराना है। क्या सही है? फिर लिखा है सेकेंड, प्लेनेट जुपिटर हैज मैक्सिमम सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, अर्थात बृहस्पति सूर्य के सौरमंडल में अधिकतम उपग्रह होल्ड करने वाला एक उपग्रह है और एक ग्रह है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा प्लेनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, बुध ग्रह शुक्र के सबसे निकटतम है, ठीक है। फिर लास्ट लिख रहा है प्लेनेट वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, अर्थात शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो यहां पर देखा जाए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वह पहला है। क्यों? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम की जो उत्पत्ति मानी जाती है लगभग वैसे देखा जाए तो यह 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है, और इसी को कभी कभी हम लोग 5 बिलियन भी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 5 बिलियन। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो यह नियर अबाउट आंकड़े आपके ज्यादातर मिलते हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ही हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लगभग 10.5 बिलियन वर्ष पश्चात हमारे सन की उत्पत्ति हुई है। दोनों टाइप से आंकड़े आते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लगभग 10.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर है, अर्थात ईयर बाद है, या आज से लगभग 5 बिलियन वर्ष पहले सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है। तो इस बेसिस पर यह जो स्टेटमेंट है यह आपका इनकरेक्ट है, शेष स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जैसे जुपिटर के पास मैक्सिमम सैटेलाइट, ए भी करेक्ट है। मरकरी सबसे पास में है सन के, ए भी करेक्ट है। और साथ में शुक्र के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपर्ली हम लोग रीड करेंगे, फिर आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट इन द टर्म ऑफ रेडियस। निम्नलिखित में से कौन त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है। यहाँ पर ऑप्शन जो लिखा गया है काफी अच्छा ऑप्शन है। लिखा है इसका नाम है हेमिया। क्या है? हेमिया। इसका नाम है माकेमेक, इसका नाम है सीरस और इसका नाम है एरिस। तो अगर हम इसका आंसर देखें करेक्ट, जो सबसे छोटा है इसका नाम है सेरेस। क्या नाम है? सेरेस। वैसे क्षुद्र ग्रहों की कैटेगरी में आपका प्लूटो भी आता है। कौन आता है? प्लूटो भी आता है। उसी कैटेगरी की बात कर रहा है। और उसी कैटेगरी में अगर हम एरिस की बात करें तो एरिस इसमें सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, एरिस जो है क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा एक आपका छोटा, सबसे बड़ा बौना ग्रह है। सबसे बड़ा बौना ग्रह है जिसका आकार लगभग प्लूटो के समान है। आकार क्या है? लगभग प्लूटो के समान है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। चलिए इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को यहां पर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू कर देंगे। सो थैंक्स, बाय बाय। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने लॉन्च की है रेलवे के लिए स्पेशल साइंस की किताब। ये सेकंड एडिशन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग होती है, और ये चैप्टर वाइज बुक है। 5300 MCQ है इसमें, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी आए हैं, चाहे NTPC का एग्जाम हो या दूसरे एग्जाम हो, जो रेलवे के एग्जाम होते हैं
उनके सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो मैं बताता हूँ कि ये किताब है आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप, हर जगह पर ये किताब आपको अवेलेबल है, वो मिलेगी। अब देखिए, ये हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश मीडियम में है, ये तो आपने देख लिया होगा। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाता हूँ जिससे आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आपको पता होगा कि रेलवे में सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ तक साइंस का सवाल है। साइंस का लेवल होता है हाईएस्ट होता है रेलवे के एग्जाम में, बजाय एसएससी वगैरह में तो ज़्यादा नहीं होता। फिजिक्स, ये देखिए आप इंडेक्स देखिए, इंग्लिश मीडियम की किताब है, ये हिंदी मीडियम की किताब है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। इस किताब से आपको क्या फ़ायदा होगा कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस पे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, 5300 क्वेश्चन है। लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो ये 20 से 25,000 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और न्यूमेरिकल वगैरह सारे इंक्लूड किए गए, जैसे कि न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, आपको पता ही होगा, जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये बायोलॉजी है, ये इन्वायरमेंट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर है, और इसका जो इंडेक्स है और इसका कुछ पेजेस हैं जिससे आप समझ पाते हैं कि ये किताब किस तरह से है, जिसको बोलूँगा मैं एक्सट्रैक्ट, कि कुछ पेजेस है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और पिनेकल की वेबसाइट पे जो बुक है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये किताब को डिजाइन किया हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे फिजिक्स है। फिजिक्स के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो 2025 में आया है अगस्त में, और हाल फिलहाल में उसके आंसर की आई है, उसको भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बट लोअर मास डेंसिटी। तो इसमें क्या है कि पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखो नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इससे आप बेटर चीज़ कर सकते हैं और तैयारी को बेटर बना सकते हैं। एमसीक्यू किताब को एक किस्म से थ्योरी के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू बन जाता है ये किताब, और ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, और वो भी टू द पॉइंट रेलवे के पर्सपेक्टिव से। तो ये किताब जो रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं उनके पास ज़रूर होनी चाहिए। हिंदी मीडियम का भी मैं दिखा देता हूँ, जिस तरह से ये आपका हिंदी मीडियम है, यहाँ पे ये इंडेक्स है, और नीचे में आपको ये देखिए इस तरह से किताब में एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्वेश्चन के नीचे, ताकि और ये डिटेल में है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा अच्छे ढंग से, ये देखिए स्नेल का नियम प्रकाश की किस प्रक्रिया से संबंधित है, आरपीएफ में आया था ये। ठीक है, अब हाल फिलहाल में जो भी आए हैं इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला वगैरह है इसमें पूरा, तो थोड़ा लेवल हाई होता है, जैसे आपको पता ही होगा जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह। तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे आपको किताब मिलेगी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome on Pinnacle Publication. I am Suresh Zardube. Today I discuss about geography of Railway General Study. Pinnacle Publication की तरफ से रेलवे जनरल स्टडी के प्रिपरेशन हेतु हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। इस बुक में 7100 प्लस क्वेश्चन का कंपाइलेशन चैप्टर वाइज ऑर्डर में अरेंज किया गया है। यह बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, तो आप अपने लैंग्वेज की सुविधा के अनुसार हिंदी या इंग्लिश मीडियम के बुक को प्रेफर करें और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, जिससे आप एग्जाम को इजीली कंप्लीट कर सकें। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमारा एपिसोड था ज्योग्राफी का, उसमें हमने नियर अबाउट 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया था। बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण उसके आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। तो शेष जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग इस एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड को भी इसी में हम लोग ज्वाइंट करके कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वह टॉपिक आपका था सोलर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन था। और सोलर सिस्टम पर भी बेस्ड यह क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, इसको हम लोग केयरफुली रीड करते हैं और आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज इनकरेक्ट पेयर्ड विथ इट्स टोटल नंबर मून्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने कुल चंद्रमाओं के साथ गलत रूप से जोड़ा गया है। इसका नाम है बृहस्पति, जिसमें 79 है। फिर कह रहा है नेपच्यून, जिसमें 14 है, अर्थ जिसमें 1 है, और कह रहा है मंगल जिसके पास 4 है। तो बेसिकली इस अगर आंसर का हम देखें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे है 4, अर्थात मंगल के पास 4 उपग्रह नहीं है। मंगल के पास देखा जाए तो केवल 2 है। कितने हैं? केवल 2 हैं।
मंगल के पास केवल 2 उपग्रह विद्यमान है, ना कि 4। और इस बेसिस पर यह आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। करंट अगर हम स्टेटस देखें तो करंट स्टेटस जो है मैक्सिमम जो सैटेलाइट हमारे देखा जाए तो वह सैटर्न के पास है, अर्थात शनि के पास है। सेकंड नंबर पर जो आता है उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर के पास भी करंट स्टेटस में नियर अबाउट 85 हो चुके हैं, काफी ज्यादा है। बट इस सेगमेंट में अगर देखा जाए जो आंसर हमारा है, जुपिटर भी सही है और नेपच्यून भी सही है, अर्थ भी सही है, बट यहां पर मंगल के पास 4 नहीं, ओनली 2 सैटेलाइट है। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया डी, और इस रीजन से यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन दिया है 7 मिनट 32 सेकेंड, फिर लिख रहा है 9 मिनट 32 सेकेंड, फिर लिख रहा है 7 मिनट 56 सेकेंड, फिर लिख रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो यहां पर आप देखें तो टोटल टाइम लगता है 500 सेकेंड। कितना लगता है? 500 सेकेंड। इसका मीनिंग है 8 मिनट और 20 सेकेंड यहां पर समय लगता है। तो इस बेसिस पर करेक्ट आंसर हो जाता है डी। वैसे अगर देखा जाए पृथ्वी से सन का जो एवरेज डिस्टेंस है, वहां पर भी 2 टाइप के डिस्टेंस होता है, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, जिसको हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस भी किए थे कि अगर इस प्रकार से हमारी पृथ्वी सन के परितः घूमती है और सन यहां पर है, तो एक डिस्टेंस था पृथ्वी का जो यह मिनिमम था। क्या था? एक था मिनिमम और एक था मैक्सिमम डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस था? एक था मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस था ये था 152.1, यहां पर है मिलियन किलोमीटर। और अगर मिनिमम की बात करें तो यह था 147.1 मिलियन किलोमीटर। बट अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है, और यह लगभग है 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो यह आपका जो एवरेज डिस्टेंस है पृथ्वी से सन का, वह कितना है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को प्रकाश के द्वारा ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, वह टाइम लगता है नियर अबाउट 500 सेकेंड, अर्थात 8 मिनट और 20 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, इक्वेटोरियल प्लेन्स एंड ऑर्बिटल प्लेन्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट व्हिच एंगल। कह रहा है भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं। तो यहां पर आंसर दिया गया है कि भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस एंगल पर झुके हुए हैं। ऑप्शन दिया है 23.5, 66.5, फिर लिखा है 13.5, फिर लिखा 67.5। तो इस पर्टिकुलर अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो यहां पर पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि अगर यह एक टाइप से, यहां पर हम ले लेते हैं कोई एक शेप 2D, यहां पर हमने एक शेप ले लिया है और इस शेप को देखिए ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो यहां पर ए है हमारा इक्वेटर है। क्या है? ए है, इक्वेटर है, और पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है। तो यहां पर ये तो कलर दिखाई नहीं पड़ रहा, लगता बहुत हल्का हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यह जो है एक्सिस यहां पर झुकी हुई है, यहां पर जो एंगल है यह एंगल है 23.5, और यहां पर जो एंगल मिलता है यह मिलता है 66.5। तो यहां पर पूछ रहा है कि भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल, भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल के मध्य में जो एंगल है वह आपका मिलता है 23.5 डिग्री। कितना मिलता है? 23.5 डिग्री यहां पर एंगल मिलता है। सो आंसर यहां पर हो जाएगा ए, क्योंकि इधर का एंगल जो है यह 23.5 है और इधर का एंगल जो है यह 66.5 है।
तो यह जो है ए है 66.5 डिग्री है और यह जो है यह आपका है 23.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग केयरफुली अब रीड करेंगे। यहाँ पर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इन ज्योग्राफी और यह न्यू टॉपिक आपका है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, अर्थात देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और यहाँ पर जो बेस्ड क्वेश्चन मेंशन किया गया है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की देशांतरीय विस्तार को निरूपित करता है, अर्थात भारत का जो देशांतरीय विस्तार है यह कहां से कहां तक विद्यमान है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार यहां पर मेंशन किया गया है, लिख रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। फिर कह रहा है 56 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 25 मिनट तक है। फिर लिख रहा है 58.7 डिग्री से लेकर के 94.25 तक है। और लास्ट लिख रहा है 54.7 से लेकर के 77.25 तक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, आई होप सबको यहाँ पर क्लियर होगा, करेक्ट आंसर है ए। क्या है? ए, अर्थात भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97.25 डिग्री तक है। अगर इसका हम एवरेज देखें तो यहाँ पर कितने डिग्री का डिफरेंस आता है, तो यह डिफरेंस लगभग आपका आता है 29 डिग्री का। कितने का डिग्री का डिफरेंस आता है? 29 डिग्री का डिफरेंस आता है अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो इस बेसिस पर जो करेक्ट आंसर मिलता है वह मिलता है ए। भारत का यह है देशांतरी विस्तार। भारत का जो सबसे पश्चिमी सेक्शन है, क्या अगर हम भारत का इस प्रकार से मैप देखें तो भारत का जो सबसे पश्चिमी सेक्शन है गुजरात का, यहां पर आपका मिलता है गुहार मोथा। क्या मिलता है? यहां पर मिलता है गुहार मोता। और फिर इधर जो मिलता है इसका नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है किबथू। तो किबथू इसका सबसे पूर्वी सेक्शन है और गुहार मोता जो है सबसे पश्चिमी सेक्शन है पूरे भारत का, जो गुजरात में है। और ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी आपको रिमेंबर करना है और इस बेसिस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है व्हाट इज द लो प्रेशर बेल्ट नियर द इक्वेटर कॉमनली नोन एज। भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब पेटी को सामान्यतः क्या कहते हैं? ऑप्शन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब की पेटी को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है, उसे कहते हैं ट्रेड विंड बेल्ट, उसे कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, उसे कहते हैं पोलर फ्रंट और उसे कहते हैं डोल्ड्रम। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डोल्ड्रम। क्या हो जाता है? डोल्ड्रम। यहां पर अगर आप देखें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है, इसको तो हम लोग लिखते हैं और देखते हैं शेप थोड़ा सा बहुत ज्यादा बारीक हो जा रहा है ना। चलिए अगर इसको हम देखें तो यह आपका है एक, ये जो इक्वेटर का बेल्ट है, इस इक्वेटर के बेल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यहां पर जो हमारा प्रेशर का बेल्ट है, यह प्रेशर का बेल्ट कैसा है? यहां पर है लो प्रेशर बेल्ट है। कैसा है? लो प्रेशर का बेल्ट है और इसी को हम लोग कहते हैं डोल्ड्रम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डोल्ड्रम। लेकिन अगर आप यहां से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देखें तो यहां पर चलती है आपकी ट्रेड विंड। क्या चलती है? यह चलती है ट्रेड विंड और यह ट्रेड विंड जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक है, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉक है। यह आपकी है वेस्टर्लीज विंड और यह आपकी है पोलर विंड। सेम दोनों गोलार्धों में है, बट यहां पर जो यह 30 से 35 डिग्री का रेखा है 30 to 35, इसको हम लोग कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? ये है अश्व अक्षांश और यह आपका जो है इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड। ये क्या है? ये है ट्रेड विंड। तो इस बेसिस पर अगर आप आंसर देखें तो वह आंसर आपका मिलता है इक्वेटोरियल बेल्ट है, जहां पर मिलता है डोल्ड्रम। क्या मिलता है? डोल्ड्रम।
और यही भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब की पेटी को इंडिकेट करता है। सो आंसर हो जाएगा दैट इज टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली रीड किया जाएगा। क्वेश्चन मेंशन किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर सेपरेटेड बाय द, अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग किए जाते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन यहां पर दिया है 16 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, फिर कह रहा है 14 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल और लिखा है 12 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज सी। 10 डिग्री नॉर्थ जो पैरेलल की रेखा है यह अंडमान को निकोबार से अलग करती है। बेसिकली जो अंडमान है यह नॉर्थ में है और जो निकोबार है यह साउथ में है। यह है अंडमान और यह है निकोबार। इन दोनों को जो सेपरेट करने वाली अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का नाम है 10 डिग्री नॉर्थ। बेसिकली इसका रीजन है, अगर भारत का मैप देखें तो भारत का जो विस्तार है यह विस्तार आपका यहां पर है इक्वेटर। क्या है इक्वेटर? इक्वेटर से नॉर्थ में है। कहां पर है? नॉर्थ में है। लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है। कहां से? यह लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और यहां पर आपको मिलता है अंडमान निकोबार। क्या मिलता है? ए है अंडमान और ये है निकोबार। तो यहां पर जो डिवाइडिंग लाइन है यह आपकी है 10 डिग्री पैरेलल। सेम टाइप से अगर इस तरफ आप आए तो यहां पर मिलता है लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। और यहीं पर मिलता है मिनिकॉय है और यहीं पर मिलता है मालदीव है। तो यहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और आपके मिनिकॉय के मध्य की जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, और मिनिकॉय और मालदीव के मध्य की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर जो रेखा है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में यह आपकी है 8 डिग्री की रेखा और जो ये वाली रेखा है यह आपकी है 9 डिग्री की रेखा। तो 9 डिग्री की जो रेखा है यह आपकी लक्षद्वीप को सेपरेट करती है। किससे करती है? मिनिकॉय से। और यह जो रेखा सेपरेट करती है यह मिनिकॉय को सेपरेट करती है किससे? मालदीव से। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 8 डिग्री जो है यह मिनिकॉय को मालदीव से और 9 डिग्री की जो रेखा है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से सेपरेट करती है और जो 10 डिग्री की रेखा है यह अंडमान को सेपरेट करती है किससे? निकोबार से। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग रीड करेंगे। आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है द 20 डिग्री लैटिट्यूड पासेस क्लोजेस्ट टू व्हिच इंडियन स्टेट कैपिटल। कह रहा है कि 24 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरती है। 24 डिग्री। वैसे 23.5 डिग्री की जो रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात का भी सेक्शन आता है, कुछ सेक्शन राजस्थान का आता है, कुछ सेक्शन आपके मध्य प्रदेश का आता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, फिर उधर आपका वेस्ट बंगाल और इस प्रकार से आप चले जाते हैं जो आपका उधर त्रिपुरा है। तो कह सकते हैं कि 8 राज्यों से आपकी 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है, लेकिन 23.5 से थोड़ा सा और नॉर्थ में चलना है। वहां पर कौन सा कैपिटल सिटी है? तो इसका नाम लिख रहा है भोपाल है, रायपुर है, फिर लिख रहा है दिसपुर है और पटना है। पटना तो वैसे बिहार में है। तो यहां पर देखा जाए जो करेक्ट आंसर है ए है भोपाल। क्या है? भोपाल, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। कहां की है? यह मध्य प्रदेश की कैपिटल है और यहीं से 24 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वह गुजरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग रीड करते हैं फिर आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। एक सेकंड थोड़ा होल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है। ऑप्शन यहां पर लिखा है, यह जो दूरी है लगभग 2933 किलोमीटर, 2500, 3500 और 3214 किलोमीटर।
तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है 2933 किलोमीटर। भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है अर्थात किबुथु से लेकर के गुहार मोता तक का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस आपका मिलता है 2933 किलोमीटर। वैसे अगर इसका देशांतरी विस्तार देखें तो नियर अबाउट आपका मिलता है लगभग 29 डिग्री। अगर आपका 32 एंड 14 है तो यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कैसा विस्तार है? यह इसका अक्षांशीय विस्तार है और इसका मीनिंग है कि भारत का उत्तर दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, क्या नॉर्थ टू साउथ का यह एक्सपेंशन है। तो भारत का नॉर्थ टू साउथ जो एक्सपेंशन है यह 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है यह आपका अर्थात ईस्ट टू वेस्ट या कितना है 2933 किलोमीटर। सो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। यहां पर सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? उसका नाम है गुहार मोता और जो सबसे पूर्वी है उसका नाम है किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है व्हिच ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री एंड 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 71 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कह रहा है द्वीपों का कौन सा समूह, द्वीपों का कौन सा समूह 8 डिग्री से शुरू होता है, 12 डिग्री 13 मिनट तक उत्तर में है, साथ में 71 डिग्री से लेकर के 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है आपको आइडेंटिफाई करना है। 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक यह नॉर्थ में है, 8 से 12। साथ में ध्यान रखना है कि जो यह विस्तार है यह 71 से लेकर के 74 के मध्य में। तो यह किसको आइडेंटिफाई करता है भारत के परिप्रेक्ष्य में? तो यहां पे कह रहा है इसको निकोबार हम कहते हैं, इसको लक्षद्वीप कहते हैं, इसको रामेश्वरम कहते हैं, इसको अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। रीजन बहुत क्लियर है। अगर आप देखें भारत का यह जो मैप है तो भारत का मैप में यह जो विस्तार है यह 8 डिग्री से शुरू होता है 4 मिनट से और जाता है कहां तक? यह जाता है लगभग 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास तक जाता है, यहां तक पहुंचता है। साथ में जो इधर का विस्तार है यह विस्तार आपका 68.7 से शुरू होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सोचिए यह जो रेखा आपकी एक ड्रॉ होती है जिसको हम लोग कहते हैं 82 डिग्री एंड हाफ मिनट, मतलब 82.5 हम अगर कर दें, ऐसा भी हो सकता है 82.5 डिग्री की जो रेखा है ऐसा। तो ऐसे में ये कह रहा है कि 8 डिग्री 12 मिनट से शुरू होता है और नहीं 8 डिग्री से, तो 8 डिग्री से अर्थात यहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 12 डिग्री तक जाता है नॉर्थ में। कहां तक? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जाता है 12 तक और साथ में कह रहा है कि यह 71 से, तो 71 आपका इसी सेक्शन में आएगा क्योंकि 68 है तो 68, 69, 71 से लेकर के कहां तक है? 74 तक। तो यह वाला जो सेक्शन है यह सेक्शन आपका कौन सा मिलता है? यह सेक्शन मिलता है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप देखा जाए इसकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है कवरत्ती। क्या नाम है? कवरत्ती। और अगर इसका हम बेसिक देखें तो यहाँ पर टोटल 32 द्वीप 36, यहाँ पर टोटल द्वीप कितने हैं? तो यहाँ पर द्वीपों की संख्या है 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप से मिलकर के आपका लक्षद्वीप निर्मित हुआ है। लेकिन इसमें से मात्र 11 पर लोग रहते हैं। इसमें से कितने पर लोग रहते हैं? मात्र 11 पर लोग रहते हैं। तो इस टाइप से आपको केयरफुली रीड करना है और आंसर हो जाएगा करेक्ट, दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है अमंग द फॉलोइंग सिटीज व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के सबसे निकट? आपको बताना है शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के सबसे निकट? आपको बताना है प्रमुख यामोत्तर का तात्पर्य यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच लाइन जो लंदन से गुजरती है अर्थात यूके से गुजरती है। कहां से गुजरती है?
यूके से गुजरती है, उसके सेंस में आपको नियरेस्ट पॉइंट बताना है। तो यहां पर है अहमदाबाद है, दिल्ली है, अगरतला है और कन्याकुमारी। तो इस बेसिस पर अगर हम आंसर देखें तो आपका जो अहमदाबाद है यह तो है गुजरात में। कहां पर है? यह आपका अहमदाबाद है गुजरात में। और इसी टाइप से कह रहा है दिल्ली, तो दिल्ली तो आपका यहां पर मिलेगा। ये है दिल्ली, क्या है? ये है दिल्ली। सेम कंडीशन कह रहा अगरतला, तो अगरतला तो आपके त्रिपुरा में है। कहां पर है? यह आपके त्रिपुरा में है। और कन्याकुमारी तो यहां पर है। ऐसी कंडीशन में अगर यह आपका प्राइम मेरिडियन लाइन है जो 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर के सबसे करीब भारत का सबसे पश्चिमी सेक्शन आएगा। और भारत का जब सबसे पश्चिमी सेक्शन आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। जबकि अगरतला आप देखेंगे आपका त्रिपुरा वाले सेक्शन में आता है, कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इफ इट इज 12 नून एट IST, तो आपको 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, व्हाट टाइम इज इट अप्रॉक्सीमेटली एट 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैंगिट्यूड। कह रहा है यदि IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो भारत का टाइमलाइन है उसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसको हम 82.5 डिग्री कहते हैं। इस पर दोपहर के 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? दोपहर के 12 बजे हैं। तो आपको 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर टाइम को डिफाइन करना है, कितना बज रहा होगा। यहां पर ऑप्शन लिखा है कि 1 PM होगा, 1:20 11 AM, एंड लिख रहा है 12:30 PM। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तो हो जाएगा 1 PM। क्यों होगा? क्योंकि इसका भी आप देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब मैथमेटिकल है और टेक्निकल है, बट यहां पर आप बहुत सिंपल तरीके से सोचिए। यह आपका है और IST लाइन यहां से गुजरती है। यह कौन है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अर्थात 82.5 डिग्री ईस्ट वाली। और आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थात जो भारत का सबसे पूर्वी सेक्शन है जिसका नाम है किबथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो क्वेश्चन यहां का पूछ रहा है जो किबथू है, और यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग का जो डिस्टेंस अगर मिलता है तो यह आपका है 97 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों का आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आपका कितना आएगा? नियर अबाउट आपका 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा। और आपको यह क्लियर होना चाहिए कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में पृथ्वी को लगता है 4 मिनट। तो यहां पे क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 4 मिनट। और ऐसी कंडीशन में यहां पर 15 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 मिनट। और यह 60 मिनट जो है यह ईस्ट में है। किधर है? ईस्ट में है, इसलिए इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। अर्थात 12 है तो 12 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा अर्थात 1 आवर है, 1 आवर इसमें ऐड कर दीजिए और यह हो जाएगा आपका अर्थात 12 बज रहे हैं तो हो जाएगा 1 PM। क्या हो जाएगा? 1 PM। अगर यही क्वेश्चन इसके वेस्ट का पूछा जाता तो आपको माइनस करना पड़ता। क्या करना पड़ता? माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द रन ऑफ कक्ष। कक्ष के रन से कौन सा अक्षांश गुजरता है? आपको बताना है कक्ष के रन से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है 18 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आपको बताना है जो कक्ष का रण है जो गुजरात में है, यहां से कौन सी रेखा पास आउट होती होगी। तो यहां पर 18 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है एंड 23.5 डिग्री है। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो यह 23.5 डिग्री है जो गुजरात के कक्ष वाले क्षेत्र से गुजरती है। और इसी बेसिस पर हम लोग भारत के सेंस में देखते हैं कि भारत के 8 राज्यों से आपकी
जो कर्क रेखा है वह पास आउट होती है और उसमें एक स्थान गुजरात का कच्छ वाला भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, व्हाट इज द टोटल अप्रॉक्सीमेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है भारत का टोटल कितना है। ऑप्शन लिखा है भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है। कह रहा 30 डिग्री, 35 डिग्री एंड 25 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देखें तो नियर अबाउट 30 डिग्री है। वैसे 30 डिग्री तो नहीं है लेकिन 30 डिग्री से कुछ कम है, लेकिन फिर भी अगर ऑन एवरेज हम देखें तो यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो विस्तार उस हिसाब से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है तो यह जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ तक जाता है? यह जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालें, क्या निकालें? डिफरेंस निकालें तो नियर अबाउट आंसर आता है लगभग 29 डिग्री के आसपास। बट यहां पर आपको ऑन एवरेज एक आंसर अप्रॉक्सीमेट आइडेंटिफाई करना है, तो यहां पर आंसर जो करेक्ट मिलेगा लगभग 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री यहां पर भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का यह जो विस्तार है जो उत्तर और दक्षिण को डिफाइन करता है, किसको? यह नॉर्थ टू साउथ को आइडेंटिफाई करना है। और यहां पर जो टोटल डिस्टेंस मिलती है लगभग मिलती है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? कन्याकुमारी से जो आपका इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक का जो पॉइंट है वह आपका है 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। और डिग्री में कितना डिफरेंस है? तो डिग्री में नियर अबाउट 29 डिग्री का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? आपको बताना है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। ऑप्शन लिखा गया है यहां पर, पहला 66 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर के और यहां पर 98 डिग्री ईस्ट तक है। फिर कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। फिर थर्ड ऑप्शन लिख रहा है 70 डिग्री ईस्ट से लेकर के 95 डिग्री 30 मिनट तक है। और लास्ट लिख रहा है 69 डिग्री 10 मिनट ईस्ट से लेकर के 96 डिग्री 15 मिनट ईस्ट तक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यह आपका मिल जाएगा, दैट इज बी वाला। कौन सा मिल जाएगा? बी वाला। और इसका भी विस्तार आपका मिलता है लगभग 29 डिग्री, बट यहाँ पर किलोमीटर मिलता है, यह आपका है 2933 किलोमीटर। और यह विस्तार जो है भारत का वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य का जो डिस्टेंस है वह आपको इतना देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी केयरफुली हम लोग रीड करेंगे, आफ्टर दैट आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? अर्थात भारत की जो IST लाइन है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यह कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन मेंशन किया गया है 90 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो आई होप सबको आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो प्राइम मेरिडियन लाइन से अर्थात जो यूके या लंदन की ग्रीनविच लाइन है उससे आपका जो डिफरेंस है यह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। और दोनों के मध्य का यहाँ पे अगर इसको मानते हैं यह 0 डिग्री है, जो आपका प्राइम मेरिडियन लाइन जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन, जो आपके लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। यहाँ से अगर हम भारत का डिस्टेंस देखें, जो भारत की मेरिडियन लाइन है जो ए वाली है, यह आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है यह आपका ही लिखा गया है। और इसी को अगर हम कन्वर्ट करें घंटे में,
तो यह होता है 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसको भी रिमेंबर करना है और इस टाइप के बहुत से इंफॉर्मेशन आपके बुक में अवेलेबल है। तो आप केयरफुली अपने बुक को रीड करें और हर एक पॉइंट को आप प्रॉपरली उसको याद करें, जिससे एग्जाम को आप इजीली कंप्लीट कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंशन किया गया है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है। इंडिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज, कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो कई क्वेश्चन अब रिपीट कर रहे हैं, बट पूछा गया है तो हम लोग भी इसको केयरफुली रीड करते हैं। अर्थात 8 डिग्री 4 डिग्री 8 मिनट साउथ से लेकर के 63 डिग्री 7 मिनट साउथ तक भारत स्थित है। क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नो डाउट, अर्थात यह आपका ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है। फिर लिख रहा 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक साउथ तक फैला हुआ है। तो वैसे भारत तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में यह भी तो इनकरेक्ट हो गया। फिर लिख रहा है 4 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से लेकर के 63 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तक भारत स्थित है। यह भी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है। और लास्ट जो लिखा है यह तो ऑटोमेटिकली फिर करेक्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत फैला हुआ है। यह आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। और यही आपका है, इसका भी विस्तार 29 डिग्री है, जो इक्वल टू है लगभग 3214 किलोमीटर। यह भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा गया है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेनली कंट्रीब्यूट्स टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द कोस्टल एंड इंटीरियर एरियाज। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच के तापमान के अंतर में योगदान देता है? आपको बताना है। यह योगदान देता है तो आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अर्थात कॉन्टिनेंटली, समुद्र से दूरी, अर्थात महाद्वीपता का प्रभाव। फिर कह रहा है लैटिट्यूड अक्षांश, अल्टीट्यूड ऊंचाई, ओशन करंट महासागरीय धाराएं। तो यहां पर क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर्ली रीड करके लिखा है, कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के मध्य के तापमान के अंतर में योगदान देता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर यह भारत है तो यह भारत का यह जो है तट है, क्या है? तट है। तो यहां का तापमान और यहां का तापमान, क्या तापमान सेम रहेगा? क्या नहीं, तापमान अंतर रहेगा। यहां का तापमान और तट का तापमान कुछ और रहेगा और बीच का तापमान कुछ और रहेगा। इसका रीजन है कि इस पर जो इंपैक्ट आता है यह महाद्वीपता का इंपैक्ट है। किसका है? महाद्वीपता का। अर्थात यहां पर कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट है, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तापमान का जो डिफरेंशिएशन है ये भी बढ़ने लगता है, और कोस्टल एरिया का तापमान का जो डिफरेंशिएशन है वह लगभग कांस्टेंट रहता है, क्योंकि महासागर या जो सागर होते हैं इनका जो जल होता है यह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए कोस्टल एरिया में टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन बहुत कम होता है, लेकिन जब कोस्ट से आंतरिक भाग में जाते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां पर महाद्वीप का इंपैक्ट पड़ता है, अर्थात डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स लोकेशन। कह रहा है अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलन नहीं है, अर्थात इनकरेक्ट। लिखा है आर्कटिक सर्किल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, अर्थात जो हमारा आर्कटिक वृत्त है या भूमध्य रेखा के उत्तर में है। क्या कह रहा है? आर्कटिक जो सर्किल है या भूमध्य रेखा के उत्तर में है।
क्या आर्कटिक सर्किल भूमध्य रेखा के उत्तर में है या नहीं है। फिर कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात मकर रेखा जो है पूर्वी गोलार्ध में है। फिर कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। फिर कह रहा अंटार्कटिक सर्किल साउथ ऑफ द इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यह आपकी है अर्थ, यह इक्वेटर और यह आपका है जो 66.5 डिग्री है, हाफ डिग्री नॉर्थ वाला, इसको कहते हैं हम लोग आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं? आर्कटिक, ये सर्किल है। और जो 66.5 इधर वाली है इसको हम लोग कहते हैं, साउथ वाली जो है इसको कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। और यह जो रेखा है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है यह है आपकी कर्क रेखा। 23.5 जो साउथ में है इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। यह जो रेखा है यह है आपकी 0 डिग्री देशांतर। तो यहां पर अब आप ऑप्शन पढ़िए, लिखा है आर्कटिक सर्किल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल है तो यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात जो मकर रेखा है पूर्वी गोलार्ध में है। यह जो मकर रेखा है यह आपकी है मकर रेखा। क्या है? ये है मकर और ये है कर्क। क्या मकर रेखा इस पूर्वी गोलार्ध में है क्या? यह जो लाइन आपने ड्रॉ किया इसके इधर का सेक्शन होता है ईस्ट और इसके इधर का सेक्शन होता है ईस्ट। तो मकर रेखा ईस्ट और वेस्ट दोनों में है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मकर रेखा केवल पूर्वी गोलार्ध में है? तो यह ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाए। हाँ, ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, यह तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि अंटार्कटिक सर्किल साउथ ऑफ द इक्वेटर अंटार्कटिक सर्किल भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस बेसिस पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका सेकंड है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। बट इस पॉइंट को आप रिमेंबर करिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास। कह रहा है भारत की मानक यामोत्तर, क्या भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर के गुजरती है? आपको बताना है भारत की जो मानक यामोत्तर है अर्थात जो आईएसटी लाइन है, कौन सी लाइन? आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो आपकी 82.5 मिनट्स पर स्थित है। इसकी बात कर रहा है कहां से गुजरती है? कह रहा है कन्नौज, मिर्जापुर, आगरा और जौनपुर। करेक्ट आंसर तो यहां पर है मिर्जापुर। वैसे मिर्जापुर में भी अगर आप देखें तो एक है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। इस माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के पास से ही यह गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री जो ईस्ट वाली लाइन है, जो भारत की एक आईएसटी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। वैसे अगर आईएसटी की हम बात करें तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें यूपी है, एमपी है, फिर यहां पर यूपी, एमपी और आपका मिलता है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। क्या है? छत्तीसगढ़ है प्लस उड़ीसा है और इसके साथ साथ मिलता है आंध्र प्रदेश। इस 5 राज्य से होकर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरती है और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है माँ विंध्यवासिनी का एक धार्मिक स्थल है, वहां से यह लाइन गुजरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपर्ली रीड किया जाएगा, फिर आंसर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्वेश्चन मेंशन किया गया है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, अर्थात कर्क रेखा कहां से होकर के नहीं गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती। ऑप्शन दिया है झारखंड से नहीं गुजरती है, नागालैंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। यहां पर जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहां से? 8 राज्यों से। और इसके लिए एक है आपका मित्र पर गमछा
धार, ये आपका ऑप्शन है। अर्थात यहां पर अगर देखें तो यहां पर अगर इसकी हम बात करें तो इसका तात्पर्य होता है ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। फिर यहां पर है त्रिपुरा। क्या है? ये है त्रिपुरा। फिर यहां पर है यहां पर ये है गुजरात। क्या है? ये है गुजरात। ये है मध्य प्रदेश। ये है आपका छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। और यह आपका है झारखंड। क्या है? झारखंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन कौन सा आता है? एक आपका है राजस्थान है। क्या है? ये है राजस्थान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक आपका मिलता है उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल है, अर्थात पश्चिम बंगाल है। तो टोटल कितने राज्य मिलते हैं? टोटल यहाँ पर 8 राज्य। तो यहाँ पर लिख रहा है नागालैंड है, झारखंड है, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो नागालैंड से होकर के नहीं गुजरता है, गुजरात से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, झारखंड से गुजरेगा, राजस्थान से गुजरेगा, वेस्ट बंगाल से गुजरेगा। तो टोटल यहाँ पर 8 राज्यों से गुजरता है, लेकिन नागालैंड से यह रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इन ज्योग्राफी, और यह न्यू टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, महाद्वीप और महासागर। तो चलिए महाद्वीप और महासागर पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपरली रीड करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स ओशन करंट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात महासागरीय धारा को कौन प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन लिख रहा है सॉइल का टाइप, मृदा का प्रकार, तापमान में अंतर, पृथ्वी का घूर्णन और पवन। देखा जाए जो यह मृदा का प्रकार है यह महासागरीय धाराओं को कहीं से भी इंपैक्ट नहीं करता है। महासागरीय धाराओं को इंपैक्ट करने में तापमान की भूमिका है, पृथ्वी के घूर्णन की भूमिका है, पवन की भूमिका है, साथ में सैलिनिटी अर्थात लवणता का योगदान होता है, घनत्व का योगदान होता है, इन सब का योगदान है, बट मृदा का कोई योगदान यहां पर नहीं है। और इस बेसिस पर आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। और महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। और चाहे आपका अटलांटिक महासागर हो, चाहे इंडियन ओशन हो या प्रशांत ओशन हो, सभी महासागरों में कुछ ठंडी और कुछ गर्म जलधाराएं देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग रीड करेंगे, फिर आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन मेंशन किया गया है हाउ मेनी डीप्स आर फाउंड इन द इंडियन ओशन। हिंद महासागर में कितने गर्त पाए जाते हैं? आपको बताना है हिंद महासागर में कितने गर्त टोटल देखने को मिलते हैं। कह रहा 8, 9, 6 और 7। तो करेक्ट आंसर है इंडियन ओशन में टोटल 6 गर्त हैं। कितने गर्त हैं? 6 गर्त हैं। लेकिन इसमें भी जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है जावा गर्त, और उसी को कहते हैं हम लोग सुंडा गर्त। क्या है? एक है जावा गर्त और इसी को हम लोग कहते हैं सुंडा गर्त, जो आपके इंडियन ओशन का पार्ट है। और खास करके अगर हम इसकी बात करें तो जावा जो है यह इंडोनेशिया का पार्ट है। किसका है? इंडोनेशिया का पार्ट है। सो यहाँ पर इंडियन ओशन का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंडियन ओशन में टोटल कितने गर्त हैं? 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? जैसे आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश किसी कोस्ट पर है या नहीं है? फिर कह रहा है राजस्थान, क्या राजस्थान के पास कोई कोस्ट है या तट है या नहीं है? क्या गुजरात के पास कोई तट है या नहीं, या उड़ीसा के पास कोई तट है या नहीं? तो देखा जाए ऐसी स्थिति में जो करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है।
जबकि आंध्र प्रदेश के पास भी कोस्ट लाइन है, गुजरात के पास भी है और उड़ीसा के पास भी है। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वह आपके गुजरात के पास है। इसकी कोस्ट लाइन क्या है? सबसे लंबी है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसके पास है? गुजरात के पास है। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया और इंडिया का यूनियन टेरिटरी तो उसमें आता है अंडमान निकोबार। लेकिन अंडमान निकोबार को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत की सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वह आपकी मिलती है किसकी? गुजरात की मिलती है। और इस बेसिस पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाएगा बी, क्योंकि राजस्थान एक लैंडलॉक स्टेट है, अर्थात इसकी कोई बॉर्डर किसी सागर या महासागर से नहीं जुड़ती है। हाँ, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है बट कोस्ट लाइन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन मेनलैंड इंडिया। कह रहा है कि मुख्य भूमि जो भारत की है, इस मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी तटरेखा मुख्य भूमि की सबसे ज्यादा है? वही ऑप्शन अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो यहां पर लिखा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है सबसे लंबी है, किसके बाद? अंडमान निकोबार की। लेकिन अंडमान निकोबार मेनलैंड का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? यह आपका है, कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी का पार्ट है और वह भी एक द्वीपीय क्षेत्र है। और अगर देखें भारत की टोटल जो कोस्ट लाइन है तो 7,516 किलोमीटर। कितना है? भारत की टोटल कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर है, जिसमें भारत के मुख्य राज्य साथ में आपके यूनियन टेरिटरी को मिला करके यह लाइन बनती है, जिसका एरिया है 7,500, जिसका लेंथ है 7,516 किलोमीटर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है इंडियन ओशन डाइपोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है हिंद महासागर द्विध्रुव निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से अभिलक्षित होता है? यहां पर लिख रहा है कि आपको बताना है हिंद महासागर का जो द्विध्रुव डाइपोल है निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से अभिलक्षित होता है? यहां पे कह रहा है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, अर्थात उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। फिर कह रहा है ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, अर्थात उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। फिर लिख रहा है यहां पर प्रशांत है और यहां पर लिख दिया इंडियन। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि यहां पर पैसिफिक होना चाहिए था। फिर क्या ट्रॉपिक वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, अर्थात उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर। फिर यहां पर हिंद लिख दिया, यहां पर होना चाहिए था पैसिफिक। ठीक है। फिर कह रहा है ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन और फिर कह रहा है ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है यह किसके किसके मध्य यहां पर आइडेंटिफाई होता है, आपको यहां पर क्लियर करना है। तो यहां पर अगर आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा बी वाला, अर्थात उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जो हिंद महासागर है और उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी प्रशांत महासागर है। इसका बेसिक तात्पर्य है कि जब हम बात करते हैं यल निनो की, किसकी बात करते हैं? यल निनो और ला निना की, तो इसका जो बेसिक संबंध है यह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से है और हिंद महासागर के पश्चिमी भाग से यहां पर रिलेशन आता है। तो इस बेसिस पर अगर देखें तो जो डाइपोल का यहां पर कनेक्शन होता है यह कनेक्शन आपका हो जाता है बी वाला। कौन सा हो जाता है? बी वाला। और इस बेसिस पर आंसर मिलेगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया गया है द बे ऑफ बंगाल्स आइसलैंड ऑफ अंडमान इज द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ आर सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड द चैनल। कह रहा है बंगाल की खाड़ी के उत्तर में
अर्थात अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए जाते हैं, जिसे हम लोग कितना डिग्री का चैनल कहते हैं। वैसे एक क्वेश्चन हमने इसी एपिसोड में प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। इसे कहते हैं 20 डिग्री, इसे कहते हैं 40 डिग्री, इसे कहते हैं 10 डिग्री और इसे कहते हैं 30 डिग्री। आई होप करेक्ट आंसर सबको पता होगा, क्या कहते हैं 10 डिग्री चैनल। और हमने ये भी देखा था कि जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है वहां पर आपको मिलता है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में मिलता है 8 डिग्री का चैनल। उसको भी हम लोग प्रॉपरली केयरफुली प्रीवियस क्वेश्चन में उसको आइडेंटिफाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जायंट सिंगल लैंड मास व्हिच हैड स्प्लिट टू फॉर्म द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है विश्व अर्थात उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम है। क्या उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम है जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों को बनाने के लिए विभाजित हो गया था। उसका नाम लिख रहा है पैंथालसा, पैंजिया, गोंडवाना लैंड और टेथिस। तो करेक्ट आंसर उसका है पैंजिया है। क्या है? पैंजिया। यहां पर वेगनर महोदय का सिद्धांत आता है। किसका आता है? वेगनर का। वेगनर महोदय कहते हैं कि कार्बोनीफेरस कालखंड के अंत में, कब? कार्बोनीफेरस काल खंड के अंत में पैंजिया का विखंडन हो गया और दो पार्ट में बटा। एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। यहां पे सिंपल सी बात है, यह हमारा पूरा सेक्शन था जिसमें ए था पैंजिया। ए क्या है? ए है पैंजिया। यह आपका स्थल भाग था और इसके चारों तरफ जो ये भाग था विशालकाय, जो जल भाग था, इसका नाम था पैंथालसा। क्या नाम था? पैंथालसा। तो पैंथालसा समस्त जल भाग था और समस्त स्थल भाग जो था उसका नाम था पैंजिया। लेकिन यही पैंजिया दो भागों में बटा। यही पैंजिया दो भागों में बटा और बीच में जो सागर था उसका नाम था टेथिस। तो टेथिस मध्य में था और पैंजिया का जो नॉर्थ सेक्शन था इसका नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था? इसका नाम था अंगारा लैंड। और इस पैंजिया का जो साउथ पार्ट था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। और बीच में जो भाग था इसका नाम था टेथिस। तो यहां पर जो उस विशाल भूभाग की बात कर रहे हैं वह विशाल भूभाग आपका पैंजिया है, लेकिन विशाल जो महासागर था उसका नाम था पैंथालसा और यही पैंथालसा वर्तमान में आपका पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। साथ में जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, जो एशिया का सेक्शन है या यूरोप का सेक्शन है, सब आपकी अंगारा लैंड का पार्ट है। लेकिन अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वह सब गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसको भी आपको केयरफुली रिमेंबर कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और बीच में क्या था? टेथिस था और यही टेथिस वर्तमान में हिमालय है। यही टेथिस वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यही टेथिस हिमालय में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको भी आपको केयरफुली रीड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, बोर्नियो, जावा एंड सुमात्रा आर आइसलैंड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्किपेलागोस। कह रहा है बोर्नियो आइलैंड, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? ये किसके पार्ट हैं? तो कह रहा है या इंडोनेशिया के पार्ट है, मालदीव के पार्ट है, मॉरिशस के पार्ट है और सेशल्स के पार्ट हैं। वैसे जो करेक्ट आंसर है यह पार्ट है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के ही पार्ट आपके हैं बोर्नियो, जावा और सुमात्रा। और बोर्नियो जो आइलैंड है, इस बोर्नियो आइलैंड पर ध्यान रखिएगा 3 देश विद्यमान हैं। बोर्नियो आइलैंड पर कितने देशों का राज्य है? 3 देशों का है। बोर्नियो पर एक जो है यह आपका है ब्रुनोई। क्या है? ब्रुनोई। ब्रुनोई एक अलग देश है। और इसी पे आपका क्या मिलता है? इसी पे आपका मिलता है मलेशिया का भी इसी पर। इसका कुछ भाग मलेशिया के अंडर में है, कुछ भाग ब्रुनोई है और कुछ भाग किसका है? इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का। सो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रुनोई एक आइलैंड है, इस ब्रुनोई पर इंडोनेशिया का भी पार्ट है, ब्रुनोई देश का भी है और मलेशिया का भी पार्ट है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली हम लोग रीड करेंगे।
क्वेश्चन लिखा गया है आइबेरियन पेनिनसुला कैन बी फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स, अर्थात इबेरियन जो प्रायद्वीप है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है या किस महाद्वीप में पाया जाता है। इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो करेक्ट आंसर है यूरोप में है। जब आप देखते हैं अफ्रीका और यूरोप का जहां पर ज्वाइंट होता है वहां पर मिलता है जिब्राल्टर, एक जल संधि है। क्या मिलती है? जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर जो जल संधि है यह जल संधि दो को जोड़ती है। एक का नाम है अटलांटिक, क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक को ऐड करती है भूमध्य सागर से। किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। लेकिन यह अलग भी करती है। यह किसको किसको अलग करती है? तो यह अलग करती है बेसिकली अफ्रीका को। किससे अलग करती है? यूरोप से। किससे? अफ्रीका को यूरोप से। और यूरोप का जिस सेक्शन पर, यूरोप का जो साउथ वाला पार्ट है जहां पर मिलता क्या है? यहां पर मिलता है स्पेन। क्या मिलता है? स्पेन प्लस पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल जिस पर्टिकुलर लैंड पर हैं वह एक प्रायद्वीप है और उसी प्रायद्वीप का नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर ही आपका स्पेन और पुर्तगाल स्थित है और इसी के नॉर्थ में थोड़ा सा जाएंगे तो आपको फ्रांस मिलता है। क्या मिलता है? फ्रांस। और इस बेसिस पर करेक्ट आंसर हो जाता है डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बट यहां पर एक न्यू टॉपिक ऐड हो रहा है इन ज्योग्राफी और यह न्यू टॉपिक है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। इस भारत के पड़ोसी देश पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का यहां पर नाम है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड एंड शेयर ओनली लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो यहां पर आपको बताना है पड़ोसी देश है और चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और यह भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन लिख रहा है बांग्लादेश और म्यांमार। क्या बांग्लादेश और म्यांमार यह लैंडलॉक कंट्री है? क्या किसी सागर महासागर से या सीमा साझा नहीं करते हैं? क्या करते हैं? तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर कह रहा है नेपाल और भूटान। हाँ, नेपाल और भूटान एक ऐसी कंट्री है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा तो साझा करते हैं लेकिन नेपाल का और भूटान का किसी भी सागर या महासागर से कोई एक्सेस नहीं है। तो इस बेसिस पर देखा जाए यह आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर लिख रहा है पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान भी तो अरब सागर से अपना सीमा साझा करता है, चाइना भी तो साउथ चाइना सी से अर्थात प्रशांत महासागर से अपनी सीमा साझा करता है, तो यह भी तो आपका नहीं होगा। फिर कह रहा है श्रीलंका एंड मालदीव, यह भी सीमा साझा करता है किसी न किसी सागर महासागर से। तो इस बेसिस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। और इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को यहां पर समाप्त करते हैं और हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो थैंक्स, बाय बाय। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है रेलवे मैथ 6200 MCQ का 3rd एडिशन। मैथ की जो किताब है 6200 पिनेकल की बहुत ही फेमस किताब है ये, इसका 3rd एडिशन है वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये किताब अलग अलग आती है। देखिए ये किताब है आपके सामने, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो RRB NTPC वगैरह में पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये चैप्टर वाइज किताब है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। मैथ में थ्योरी पहले होती है, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका इंडेक्स भी दिखाऊंगा और इसके जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए ये इंग्लिश मीडियम की किताब है और ये किताब मिलेगी कहाँ पे आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे आपको ये बुक मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है इसका। तो ये इंग्लिश मीडियम किताब है, ये हिंदी मीडियम किताब है। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश और हिंदी में करना चाहते हैं इंग्लिश, कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश का कोमा भी इधर उधर नहीं होता, इसलिए कोचिंग सेंटर को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। अगर कोई कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग में
अगर इंग्लिश मीडियम की किताब लगाता है तो हिंदी वाला भी सेम उसको कॉपी कैच कर सकता है, या हिंदी में लगाता है इंग्लिश वाला भी कैच कर सकता है। और पिनेकल एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों तरह की किताब होती है। इंग्लिश मीडियम पे भी पूरा फोकस होता है और सेम कंटेंट होता है। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किताब होगी। अब मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये आपको किताब देख ली है, अब आपको मैं इंडेक्स पे लिए चलता हूँ। ये देखिए इंडेक्स और सिंपल क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम का इंडेक्स है और ये हिंदी मीडियम का इंडेक्स है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको कम करना चाहिए, इससे आप इंडेक्स से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, फिर टीसीएस के जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसने जो भी क्वेश्चन पूछे होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 13/10/2025 लेटेस्ट अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसका जो आंसर क्या है उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है और कितने और पीछे तक के इंक्लूड किए गए जो कि रेलेवेंट है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था आपने देखा। फिर एचसीएम एलसीएम का, और ये जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इंडेक्स और ये वाला जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर जो प्रोडक्ट का पेज है, किताब का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी आपको ये पूरा पीडीएफ नजर आएगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह का कंटेंट है। ये देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद जितने भी चैप्टर है सारे, ये देखिए आपको सारी चीज़ इस तरह से मिल जाएगा। आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इससे पता चल जाता है। ठीक है, एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी, आरआरबी, एलएएलपी, सीबीटी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, जेई, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2, सीबीटी 1, कांस्टेबल, ठीक है, जिस जिस चैप्टर के जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उसमें इंक्लूड कर दिए गए। ये देखिए, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे कि ये तो हो गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हो गया। और कितने चैप्टर है टोटल? टोटल 27 चैप्टर है। टोटल क्या है? 27 चैप्टर। और इसमें देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम की सारी थ्योरी दी हुई होती है, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में क्या है, वैरायटी क्वेश्चन होते हैं। वैरायटी क्वेश्चन होने के बाद, जैसे वैरायटी क्वेश्चन है, ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 13/10/2025 में इस तरह के क्वेश्चन आया है। तो ये यूनिक टाइप के क्वेश्चन जिसको वैरायटी क्वेश्चन बोलते हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं और बार बार उन्हीं क्वेश्चन करते हैं तो बाकी क्वेश्चन तो उन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, सॉल्यूशन होता है। आंसर की होता है, सॉल्यूशन होता है। ये हिंदी मीडियम वाला है इंडेक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम का है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बुक होती है। थ्योरी, वैरायटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड। और ये किताब कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और सारी दुकानों पे जो कि लोकल बुक शॉप है जहाँ पे रेलवे की प्रिपरेशन की किताबें मिलती है, वहाँ पे मिलेगी आपको। ऑल द बेस्ट।